खबरदार, पूरी खबर भी, खबर के साथ पूरा विश्लेषण, तो साथ में एक सोने का सिक्का जीतने का मौका भी। पहले बात आज करते हैं जेडीयू ने नरेंद्र मोदी पर किस तरह वीडियो वार किया है। विश्लेषण करेंगे कि बिहार की चुनावी राजनीति में वीडियो पॉलिटिक्स क्या गुल खिलाएगी। राहुल गांधी ने इधर आज तक से खास बात की और एक चुनावी भविष्यवाणी कर डाली, तो बात उनकी भविष्यवाणी की होगी और बात उनकी सबसे कीमती सलाह की भी होगी जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। राहुल गांधी के अलावा दो और खास किरदारों की बात होगी आज। जी हां, अरुण शौरी और शाहरुख खान। आज तक से खास बातचीत पे दोनों के कौन से बयान नई सरगर्मियां पैदा कर रहे हैं सुनाएंगे आपको। यूपी के पंचायत चुनावों और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों का पोस्टमार्टम भी करेंगे और बात करेंगे दाऊद इब्राहिम की भी। आखिर पाकिस्तान का दाऊद को लेकर सबसे नया डर क्या है, क्यों अंडरवर्ल्ड का डॉन बिल में छिप गया है। लेकिन पहले बात बिहार की। बिहार की सत्ता किसके हाथ में आएगी, इसका फैसला तो 8 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनावी राजनीति में क्या क्या रंग दिखे हैं अभी भी कहना मुश्किल है। इसी कड़ी में आज जेडीयू ने बीजेपी पर वीडियो हमला कर दिया। आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी का ये वीडियो 8 सितंबर 2005 का है, लेकिन 10 साल बाद मोदी पर इसी वीडियो के जरिए आज जेडीयू ने निशाना साधा। હું કેદુનો કહેતો ભાઈ, કેદુનો કહેતો પણ હવે મને મારો જીવો મળ્યો। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो देश के प्रधानमंत्री है, उनका पाखंड सामने आ गया। नीतीश कुमार जी को बोलने के पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो कहां तक ठीक हैं। मातृ तीर्थ कहे जाने वाले सिद्धपुर में सरस्वती नदी में नर्मदा का पानी जारी करने के मौके पर गुजरात सरकार ने एक कार्यक्रम किया। उस प्रोग्राम में देश भर के तमाम संत महात्माओं के साथ आसाराम बापू भी पहुंचे थे। लेकिन राजनीतिक जंग में सब जायज है, तो नीतीश के तांत्रिक संग वीडियो पर मोदी की वार से आहत जेडीयू ने बीजेपी पर इस वीडियो के जरिए आरोपों की बौछार कर दी। दूसरे के घर पर पत्थर मारने के पहले अपने घर को देखना चाहिए। इसलिए जो तंत्र मंत्र के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, उनका ये जवाब बहुत जरूरी था। हालांकि 2008 में आशाराम आश्रम में दीपेश अभिषेक, दो भाइयों की संदिग्ध मौत के बाद आशाराम बापू और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में कटुता आ गई थी। इतना ही नहीं, उस वक्त सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले आशाराम के आश्रम को भी मोदी सरकार ने गिरा दिया था। मुद्दा आसाराम और मोदी के रिश्तों का नहीं, वीडियो का है। बीजेपी सफाई दे सकती है तो सफाई दे रही है। सवाल है कि बिहार चुनावों में विकास का मुद्दा हाशिए पर क्यों चला गया। एक दूसरे को अंधविश्वासी घोषित कर बीजेपी जेडीयू साबित क्या करना चाहते हैं। बिहार चुनाव में अब बस आखिरी दौर की वोटिंग जारी है, तो क्या माना जाए कि अगले 2-3 दिन में वीडियो वार और तेज होगी? क्योंकि सच यही है कि ज्योतिषी और तांत्रिकों के पास जाने से लेकर पूजा अर्चना और कर्म कांड कराने वाले राजनेताओं की लंबी फहरिस्त है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ बालकृष्ण, पटना, आज तक। वीडियो हमला, ज्योतिषियों और तांत्रिकों के पास राजनेता जाते रहे हैं, किसी से छिपी हुई बात है नहीं है। लेकिन बिहार चुनाव में तंत्र मंत्र मुद्दा बन गया है, तो वजह बीजेपी ही है, क्योंकि नीतीश कुमार के तांत्रिक के पास जाने का वीडियो बीजेपी ने जिस तरह से उछालना शुरू किया, उसने जेडीयू को पलटवार करने को मजबूर कर दिया। नतीजा, खोद खोद कर पुरानी तस्वीरें, पुराने वीडियो निकाले जा रहे हैं। जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ दिखाने वाली ये तस्वीर क्या आई? लालू और नीतीश को मोदी पर हमला बोलने के लिए नई जान मिल गई। नरेंद्र मोदी जी अपना हाथ दिखवा रहे हैं। हम तो इनका हाथ 1 महीना से देख के डिक्लेयर कर दिया। शायद वो ज्योतिषी बोला है कि आकाश तक ही जाएंगे, नहीं समझे? जो रावण का सपना था। इस जजंतरम ममंत्रम की शुरुआत इस तस्वीर से हुई थी। आप देख रहे हैं कि कैसे तांत्रिक ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गले लगा लिया था। तस्वीर भले ही पिछले साल की है, लेकिन प्रधानमंत्री को लालू नीतीश की जोड़ी पर हमला बोलने का मौका मिल गया। फिर क्या था, बस रैलियों की जगह बदलती थी। प्रधानमंत्री जंतर मंतर को लेकर
लालू नीतीश पर हमला बोलना नहीं भूलते थे। सारे नेता लोग ऐसा सब न कुछ पहनते रहते हैं, आप नहीं पहनते। मैंने कहा देखो भाई, मैं जंतर मंतर में भरोसा नहीं करता, मैं तो लोकतंत्र पर भरोसा करता हूं। महास्वार्थ बंधन को लोगों ने साफ कर दिया मतदान करके, तो वे परेशान हो गए हैं। लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, अब उनका भरोसा बचा है मंत्र तंत्र पर। प्रधानमंत्री के बार बार के हमले के बाद खुद नीतीश सामने आए और सफाई दी कि तांत्रिक से मिलना तो महज इत्तेफाक था। वो बोल रहा है, हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। 100 साल से ज्यादा उम्र का आदमी हमको पकड़ के चूम रहे हैं, तो बेटा को नहीं चूमता है लोग। लेकिन अब प्रधानमंत्री के बाबाओं साधुओं के शरण में जाने की तस्वीर दिखाकर जेडीयू बीजेपी को शायद ये फिल्मी डायलॉग याद दिला रहा है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आज तक ब्यूरो। तो बिहार में चुनावी गहमा गहमी के बीच आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करीब 45 मिनट तक मुलाकात की। वैसे तो इसे एक निजी मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन माना यही गया कि सोनिया ने राष्ट्रपति से देश में बढ़ती असहिष्णुता पर चर्चा की है। कल शाम 3:45 बजे कांग्रेस के नेता संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी करने वाले हैं। वहां देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे को वो राष्ट्रपति के सामने उठाएंगे। लेकिन आज सोनिया के राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी ने पूछा कि 31 साल पहले इसी 2 नवंबर को दिल्ली में सिखों का कत्लेआम करने वाले आज बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहे हैं। 1984 का 2 नवंबर याद करो। 1984 का इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम चल रहा था। कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे थे। उसी 2 नवंबर को कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। प्रधानमंत्री ने असहिष्णुता के मसले पर कांग्रेस को घेरा तो आज उनकी ही पार्टी के नेता अरुण शौरी ने एक बार फिर उन पर जुबानी हमला कर दिया है। शौरी ने आज तक से दो टूक कहा कि मोदी को बढ़ती असहिष्णुता के मसले पर साफगोई से बात करनी ही होगी। The Prime Minister is not a section officer in the Department for Homeopathy. He is not the head of a department of government. He is the Prime Minister. He has to show the country the moral path. He has to set the moral standard. And as for this business of that he can't speak on any and every matter, these are any and every matters. And the fact of the matter is that he does speak on any and every matter. If you see, 28th September, Dadri happens. Just see what is the tweet he sends out on 29th. Best wishes to Mahesh Sharma ji for his birthday. On the 30th, similar thing to the governor of Nagaland or something. On every single day when the incident occurred, right to the killing of those 2 little Dalit boys in Haryana, just see after that day, the next day and the next 2 days after that, what are the tweets he's sending out. It is on any and every subject. अरुण शौरी के बारे में लोग ये भी जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी में उनके क्या हालात हैं, क्या उनकी सोच है पार्टी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मौसम चुनाव का हो तो राजनेता खुद भी ज्योतिषी हो जाते हैं। राहुल गांधी ने भी आज चुनावी भविष्यवाणी की। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत सिंह ने राहुल से खास बात की तो उन्होंने भविष्यवाणी भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहतें भी दे डाली। राहुल गांधी का बिहार के चुनाव में ये प्रचार का आखिरी दिन है। हमारे साथ खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी मौजूद हैं। राहुल जी, आखिरी वक्त में अमित शाह कहते हैं कि अगर बीजेपी हारी तो पटाखे पाकिस्तान में बजेंगे, कैसा बयान? जब देखिए, पहले यहाँ जब आए, जब चुनाव शुरू हुआ तो विकास की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि विकास की जरूरत है। उसके बाद जब उनको लगा कि ये इनकी स्ट्रैटेजी चल नहीं रही है तो फिर गालियां देना शुरू किया, कहा कि बेवकूफ लोग हैं, तांत्रिक की बात की। जब आदमी डूबता है तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की जरूरत होती है।
जब उसको लगता है कि पानी आ रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, तो उसको कुछ ना कुछ पकड़ने की ज़रूरत है। तो ये लोग यही कर रहे हैं, इनको ये पता लग गया है कि यहाँ पे अब इनकी पिटाई होने वाली है, यहाँ पे ये हारने वाले हैं, क्लियर है, सबको मालूम है। तो ये डूबता हुआ आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, बच नहीं सकता, ये डूबेगा। ये बयान जिस तरह के आ रहे हैं, देखिए, मैंने यहाँ भाषण में बोला, जब प्रधानमंत्री बने थे पूरे हिंदुस्तान के एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ कुछ होगा। 15 लाख रुपए की बात थी, रोजगार की बात थी, महंगाई की बात थी। अब देखिए 15 लाख रुपए किसी को नहीं मिला, रोजगार किसी को नहीं मिला, तो वायदे बहुत होते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। प्रधानमंत्री का काम हिंदुस्तान को आगे ले जाने का है, उनको भाषण बंद करना चाहिए और काम शुरू कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से असहिष्णुता, इंटॉलरेंस की बातें बहुत सारी आ रही हैं, लोग अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं साहित्यकार, और उसके बाद मंत्री लोग ये कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये सब कुछ, ये इस पर आपकी क्या राय है और आप लोग क्या करने वाले हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं? नहीं, बीजेपी की और आरएसएस की फिलॉसफी, बीजेपी और आरएसएस की फिलॉसफी ही यही है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को एक दूसरे से लड़ाओ। इनका यूएसपी यही है और कुछ इनके पास है नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो ये करेंगे, हम इनको रोकेंगे, इनसे लड़ेंगे और इनको हराएंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे? अब वो हो रहा है, तो अभी हाँ तय हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल बिहार की जनता से, दिल से राहुल गांधी, हिंदुस्तान ये देश हम सबका है, हर जात का है, हर धर्म का है, और जो अरुण जेटली को शायद बात समझ नहीं आ रही है कि जब तक पूरी की पूरी शक्ति इस देश को नहीं धकेलती है, तब तक इस देश में प्रगति, विकास नहीं होता है। उनकी मेंटालिटी ये है कि ये देश को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। देश को नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं, देश को देश की शक्ति चलाती है। नरेंद्र मोदी जी गाइड कर सकते हैं, मगर देश को शक्ति चलाती है, देश की शक्ति चलाती है। इनमें गलत सोच है, ये सोचते हैं कि हम चलाने हैं देश को। सर, बिहार का चुनाव कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा देश की राजनीति पर? ये एक कदम है, बड़ा इम्पैक्ट होगा, मगर देश को बात समझ आ रही है कि भाईचारे से, प्यार से हम आगे बढ़ सकते हैं, लड़ाई से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो नीचे से, ज़मीन से रिस्पॉन्स आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी की जो थिंकिंग है, आरएसएस की जो थिंकिंग है, वो हिंदुस्तान के डीएनए में नहीं है, वो सिर्फ आरएसएस के डीएनए में है, नरेंद्र मोदी जी के डीएनए में है। वो लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, गुस्सा कराना चाहते हैं, मगर हमारा जो देश है, अगर आप हमारे डीएनए में जाएं, हमारे अंदर जाएं, तो ये देश प्यार से भरा हुआ है, शक्ति से भरा हुआ है। एक आखिरी सवाल, बिहार की जनता से राहुल गांधी कुछ दिल से कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नीतीश जी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उनसे मैं मिला हूँ, विजन एक जैसा है, काम करने का तरीका एक जैसा है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हम जानते हैं, पूरा एक्सपीरियंस हम नीतीश जी को और बिहार को आगे बढ़ाने में लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे बात करने के लिए। तो ये थे राहुल गांधी जी, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी सोच और नीतीश की सोच एक है, इसलिए बिहार की जनता महागठबंधन के हक में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करे। लड़ाई, सियासी लड़ाई अहम हो चली है, बिहार में नतीजों का इंतजार रहेगा। अररिया बिहार से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। अब रुख अगली खबर का। इंडोनेशिया में मौजूद भारतीय एजेंसियां अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को कभी भी भारत ला सकती हैं, लेकिन छोटा राजन ने आज वो बात कह दी जिससे सुनने को एजेंसियां बेचैन थी, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि छोटा राजन जब भारत में मुंह खोलेगा तो दाऊद के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी। उसके साथ लड़ते रहा हूं और लड़ते रहूंगा जिंदगी भर। राजन दाऊद कहाँ है? पाकिस्तान दाऊद कौन छुपा रहा? राजन कौन छुपा रहा? छुपा रहे। कभी दाऊद के लिए गन चलाने वाले छोटा राजन ने आज की तारीख में अपने दुश्मन नंबर 1 दाऊद के पते ठिकाने पर अपनी मोहर लगा दी है। छोटे डॉन का मानना है कि बड़ा डॉन पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसकी हिफाजत करती है। कौन छुपा रहा? राजन कौन छुपा रहा?
ISI छुपा रहे। ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने छोटा राजन के खुलासे की पुष्टि के लिए उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। इनसे खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि दाऊद के बारे में छोटा राजन की जानकारी कितनी सही है, उसके लैपटॉप और मोबाइल में दाऊद से जुड़ी कितनी जानकारियां हैं और क्या कोई ऐसी कड़ी भी है जिससे ये छोटा डॉन हिंदुस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को बड़े डॉन यानी दाऊद की गर्दन तक पहुंचा सके। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान में दाऊद के 5 तो पक्के ठिकाने हैं। berupa tas berisi pakaian, kemudian juga ada semacam obat-obatan, juga alat komunikasi. पाकिस्तान में रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए भारतीय एजेंसियों ने 2 तरीके का प्लान बनाया है। प्लान ए के तहत जहां पाकिस्तान के ऊपर कूटनीतिक दबाव बनाना है, वहीं प्लान बी के तहत दूसरे देशों की एजेंसियों से खुफिया जानकारी लेकर दाऊद इब्राहिम को पकड़ना है। इस बीच छोटा राजन को हिंदुस्तान लाने की औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। सीबीआई की ज्वाइंट टीम के बाद दिल्ली और मुंबई पुलिस की टीम भी बाली पहुंच चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अगले 3 दिन के भीतर छोटा राजन को लाया जा सकता है। इसके लिए खुफिया एजेंसियों ने 2 प्लान तैयार किए हैं। प्लान ए के तहत राजन को बाली से सीधे मुंबई ले जाया जाएगा, जबकि प्लान बी के तहत पहले उसे दिल्ली लाया जाएगा। छोटे राजन को उसके गुनाहों की सजा कानून देगा, लेकिन वो राजन दाऊद के कई राज खोल सकता है, जिससे उसको भी हिंदुस्तान घसीट कर लाना आसान हो सकता है। बाली से आतिर खान के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। जैसे ही छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम का नाम लिया और ये खुलासा किया कि वो ISI के संरक्षण में पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान ने दाऊद की सुरक्षा और बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दाऊद को पहले से ही पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा मिली हुई है, चाहे उसका कराची का घर हो, इस्लामाबाद का घर हो, लेकिन उस पर खतरे के नाम पर उसके घर पर पाकिस्तानी सेना के अब स्पेशल कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। दाऊद के इन ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। उनमें शामिल है शिरीन जिन्ना कॉलोनी, क्लिफ्टन, कराची। दूसरा पता इस्लामाबाद में मेन मार्ग गल्ला रोड स्थित हाउस नंबर 7। तो पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को नजरबंद कर दिया है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन क्यों? आखिर पाकिस्तान को क्या डर सता रहा है? रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल से हमने जब पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है, मौजूदा गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है, चाहे कुछ हो जाए, एट ऑल कॉस्ट दाऊद इब्राहिम को मार कराया जाएगा। वो खुफिया एजेंसीज अपनी इस्तेमाल कर सकता है, कोवर्ट मेजर्स ले सकता है, कोवर्ट मेजर्स ले सकता है, दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी से हाथ मिलाकर कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका इन एनी केस इसमें हर प्रकार से हमारी सहायता करेगा, क्योंकि अमेरिका ने खुद उसको एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। पाकिस्तान ने सारी दुनिया को कहा हुआ कि दाऊद तो वहाँ है ही नहीं, इसलिए अगर हिंदुस्तान दाऊद को कराची में या इस्लामाबाद में मार देता है तो पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर तड़प भी नहीं सकता। उम्मीद जगी है कि दाऊद हाथ में आएगा। अब अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी के पंचायत चुनाव में किसे झटका मिला और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना में क्यों जश्न मन रहा है, ये और आज की कई दूसरी खबरें देखते हैं आज की बड़ी खबरों में। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आते ही शिवसेना कैंप में जश्न का माहौल बन गया। बीजेपी और MNS को झटका देते हुए शिवसेना ने 51 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी को 43, कांग्रेस को 4, एनसीपी को 2, MNS को 9 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को 1 सीट हासिल हुई है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी के लिए बड़ी खबर यह है कि शिवसेना की मेयर उम्मीदवार कल्याणी पाटिल को बीजेपी के सुमन निकम ने चुनाव हरा दिया है। दूसरी ओर कोल्हापुर नगर निगम में बीजेपी को स्थानीय गठबंधन के सहारे बढ़त मिल गई है। हालांकि फडणवीस सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे के इलाके बीड़ में भी बीजेपी को झटका लगा है, जहां एनसीपी ने 4 में से 3 नगर पालिकाओं पर कब्जा जमा लिया है। यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को जहां ज्यादातर इलाकों में मायूसी देखने को मिली है, वहीं बीएसपी उम्मीदवारों को मिली बढ़त ने मायावती को खुश कर दिया है। फैजाबाद, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत और जौनपुर में समाजवादी सरकार के मंत्रियों के रिश्तेदारों समेत बड़ी संख्या में समाजवादी उम्मीदवार चुनाव हार गए।
हालांकि यूपी के ज्यादातर जिलों में बढ़त के लिहाज से समाजवादी पार्टी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार रहने में कामयाब रही। समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को ज्यादातर इलाकों में बीएसपी प्रत्याशियों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। नतीजों में नंबर 2 पर कायम बीएसपी ने सहारनपुर, फैजाबाद, हाथरस, हापुड़ समेत अनेक जिलों में समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य का रास्ता मुश्किल करने के संकेत दिए हैं। पंचायत नतीजों ने बीजेपी को यूपी में सबसे तगड़ा झटका दिया है। वाराणसी में पीएम मोदी के गोद लिए गांव जयापुर के इलाके की पंचायत में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की हार हुई है। वाराणसी की 48 जिला पंचायत सीटों में बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीत मिली है। अमेठी में कांग्रेस को भी ज्यादातर सीटों पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा ने पहली बार इस चुनाव को लड़ा है और अगर मैं कहूं तो पहली बार प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के पैमाने पर जनपद वाइज अगर आप समीक्षा करेंगे तो पूर्ण बहुमत का फैसला जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। बिहार चुनाव के आखिरी चरण में कल प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया, फारबिसगंज और दरभंगा में रैली के साथ ही अपने चुनाव कैंपेन का समापन किया। भाइयों बहनों, ये जंगल राज, जंतर मंतर राज की ये जो जुगलबंदी है वो बिहार को बचा खुचा बिहार भी बर्बाद करके रहेगी। बिहार का भाग्य बदलने के लिए मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया। पीएम ने आखिरी भाषण में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के कभी एक मंच से प्रचार न करने को मुद्दा बनाया और कहा कि जो प्रचार में साथ नहीं हैं, वो नतीजों के बाद भी साथ नहीं रहेंगे। सितंबर में चुनाव तारीख घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार में कुल 27 रैलियां की हैं। हालांकि पीएम ने जुलाई, अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते में भी बिहार में रैलियां कर माहौल गर्मा दिया था। शिवसेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने के पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान पर शिवसेना ने निशाना साधा है। सामना में लिखे संपादकीय में शिवसेना ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमें दुश्मन माना है, महावीर चक्र दिया है, इसके लिए शुक्रिया। देश में पाकिस्तानियों को रोकने की हिम्मत सिर्फ शिवसेना में है। पार्टी को उन कार्यकर्ताओं पर गर्व है जिन्होंने गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द करवाया। शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी पर भी पाकिस्तानी पक्ष लेने के लिए फिर से निशाना साधा है और साफ किया है कि शिवसेना विरोध जारी रखेगी। गौरतलब है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खलीलुल्लाह ने बयान दिया था कि शिवसेना को आतंकी संगठन घोषित करने के प्रस्ताव का वो समर्थन करते हैं। इसके पहले पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शिवसेना को आतंकी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बाद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने शिरडी के साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि महंत नृत्य गोपाल दास ने यह भी कहा है कि भारत में गुरु को भी भगवान मानने की परंपरा के तहत साईं की मान्यता पर उन्हें ऐतराज नहीं। साईं बाबा को के मानने वाले कतिपय लोग हैं, वो भगवान माने या जो कुछ भी करें, परंतु साईं बाबा भगवान नहीं है। वो एक महात्मा हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। इसके पहले शंकराचार्य के बयान पर आरएसएस ने भी सहमति जताई थी। हालांकि बाद में संघ की ओर से सफाई भी दी गई थी। साईं पर ताजा विवाद शंकराचार्य की ओर से बजरंगबली और साईं का विवादित पोस्टर जारी करने के बाद भड़का है। खबरदार देखो सोना जीतो। जी हाँ, बारी है आज के विजेता के नाम के ऐलान का। आज के विजेता है दिनेश एन पटेल गुजरात से, सोना का सिक्का जीतने वाले। और अब आज का सवाल आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को किस देश में पकड़ा गया? इंडोनेशिया, अमेरिका, बैंकॉक। अपना जवाब भेजने के लिए खबरदार टाइप करें स्पेस ABC, भेज दें 52424 पर। सही जवाब देने वाले में से 1 लाख विजेता को हर दिन मिलेगा सोने का सिक्का। कल शाम 7 बजे तक आप अपना जवाब भेज सकते हैं। और इसी के साथ खबरदार में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।